Hello students, today we will continue your first क्रोज जीवन में साहित्य का स्थान। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि श्रृंगारात्मक पारसी शेर सुनकर जालिम बादशाह नादिर शाह का दिल पिघल गया था और मल्लाह की करुण बातें सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट उस मल्लाह को जहाज में बिठाकर इंग्लैंड भेज दिया था। ये दोनों इस बात की सबूत है कि इंसान चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसके ऊपर करुणा, दया, ममता आदि का प्रभाव रहता है, क्योंकि इंसान का दिमाग बदल सकता है, सोच बदल सकती है, लेकिन हृदय बदल नहीं सकता। और साहित्य हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं। अब आगे चलते हैं। मनुष्य स्वभाव में देवतुल्य है। जमाने के छल प्रपंच या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। लेखक का यह मानना है इंसान देवतुल्य है, भगवान के समान है। हर इंसान जब पैदा होता है वो भगवान का स्वरूप लेकर ही पैदा होता है। छोटे बच्चे भगवान के रूप ही होते हैं। बाद में दुनिया के छल प्रपंच, धोखा और परिस्थितियां उसके देवत्व को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और वो देवत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और इंसान हैवानियत की ओर बढ़ने लगता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है, लेकिन वो उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, भावों को स्पंदित करके मन के कोमल तारों को चोट को लगाकर प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके। तो परिस्थिति में पड़कर इंसान जो देवत्व धीरे धीरे खो देता है, साहित्य क्या करता है, उसी देवत्व को फिर से मनुष्य के दिल में, मनुष्य के हृदय में सही जगह पर स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, मतलब सलाह या सजेशन से नहीं, बल्कि साहित्य के द्वारा मनुष्य के हृदय के कोमल तारों को, भाव के कोमल तारों को चोट पहुंचाकर प्रकृति के साथ आत्मा का सामंजस्य स्थापित करते हुए उस कोमल भाव को बाहर निकालकर आदमी के अंदर फिर से देवत्व को जगाने की कोशिश करता है और मनुष्य धीरे धीरे देवत्व की ओर फिर से बढ़ता है। मतलब इमोशनली इंसान को अफेक्टिव करना। कहते हैं ना, वो हमसे रूठ गए, दिल के तार टूट गए। वो हमसे रूठ गए, दिल के तार टूट गए, किस्मत हमसे रूठ गई, सपने टूट गए। वो हमसे रूठ गए, दिल के तार टूट गए, किस्मत हमसे रूठ गई, सपने टूट गए। खजाने में थे सिर्फ 2 बूंद आंसू, खजाने में थे सिर्फ 2 बूंद आंसू, याद आपकी आई तो वो भी लुट गए। जब इंसान के दिल में इमोशन, भावुकता पैदा हो जाती है, तब इंसान क्रूरता को छोड़कर देवत्व की ओर चल पड़ता है और साहित्य यही काम करता है, इंसान के अंदर देवत्व को जगाता है। हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। हम जो कुछ है साहित्य के ही बनाए हैं। विश्व की आत्मा के अंतर्गत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती है। इसी आत्मा की प्रतिबिंब ही साहित्य है।
आज हम जो कुछ भी हैं हमारे साहित्य के बनाए हुए हैं। हमारी सभ्यता भारतीय साहित्य पर ही स्थित है। चाहे रामायण कहो, महाभारत कहो, गीता कहो, वेद कहो, सब इन ग्रंथों के ऊपर ही हमारी सभ्यता आधारित है। तो अगर विश्व की जो पहचान, विश्व की जो आत्मा है, उसके बीच एक राष्ट्रीय आत्मा या देश की आत्मा भी होती है, जो विश्व से उस देश के लोगों को, उस राष्ट्र के लोगों को अलग खड़ा करती है। उसी तरह भारतीय साहित्य भी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को अलग, दूसरे देशों से अलग खड़ा करता है। और यही हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की पहचान है, जो दूसरे देश से हम अलग हैं। यूरोप का साहित्य उठा लीजिए, आप वहां संघर्ष पाएंगे। कहीं खूनी कांडों का प्रदर्शन है, कहीं जासूसी कमाल का। जैसे सारी संस्कृति उन्मत्त होकर मरु में जल खोज रही है। एग्जाम्पल देते हैं कि दूसरे देश के साहित्य हमारे देश के साहित्य से कैसे अलग है। आप यूरोप के साहित्य अगर उठा लेंगे तो वहां सिर्फ आपको दंगा, फसाद, युद्ध, हत्या, ये सभी मिलेंगे। एक जमाना था सारी यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, क्योंकि वहां का साहित्य लोगों को वही सिखाता है। दंगे, फसाद, संग्राम, युद्ध, ये सब, या जासूसी, डिटेक्टिव, ये लोग करते हैं, दूसरों की जासूसी करते हैं, संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं, ये सभी चलता रहता है। और यही उस देश के साहित्य की पहचान है, जिसके कारण ये यूरोपीय देश हमेशा संघर्ष में ही लिप्त रहते हैं। उसी तरह जैसे सारी संस्कृति, जैसे सारी यूरोपीय संस्कृति मरु में, डेजर्ट, मरुभूमि, किसी मरु में जल खोज रही हो, पानी खोज रही हो। जब यूरोपीय साहित्य वहां की मानविकता, भावना आदि को नष्ट कर चुका है, उसे मरुभूमि बना दिया है, अब उस मरुभूमि में फिर प्रेम, ममता, संवेदनशीलता रूपक जल अगर हम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आज वो यूरोपियन संस्कृति ऐसे उन्मत्त होकर पागल की तरह मानो से मरु में जल खोज रही हो, जहां उसको जल मिलता नहीं। उस साहित्य का परिणाम यही है कि वैयक्तिक स्वार्थपरायणता दिन दिन बढ़ती जाती है। अर्थलोलुपता की कहीं सीमा नहीं। नित्य दंगे, नित्य लड़ाइयां। तो साहित्य का यह परिणाम है कि वो जो वैयक्तिक भावना, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थपरायणता की भावना दिन ब दिन बढ़ती जाती है। यूरोप का हर एक आदमी यही सोचता है कि वो कैसे अमीर बनेगा, वो कैसे ज्यादा पैसा कमाएगा, वो कैसे नंबर 1 बिजनेसमैन बनेगा। उसमें उसके लिए जाति, समाज, धर्म कोई मायने नहीं रखते हैं। ये स्वार्थपरायणता दिन ब दिन में बढ़ते जाते हैं। अर्थलोलुपता मतलब अर्थ की लोभ, लालच और दंगे फसाद कि कहीं कोई सीमा नहीं, कहीं दंगे तो कहीं पे लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। उनका सिर्फ एक ही फिलॉसफी है, कमाओ और एंजॉय करो। उनके लिए सभ्यता, संस्कार, मानविकता, संवेदनशीलता, ममता, प्रेम, रिश्ते, नाते, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब भारतीय संस्कृति है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये जो संबंध और इनके जो महत्व, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में, यूरोपियन कल्चर में नहीं है। लेकिन आज वो कल्चर से
भारतीय सभ्यता भी थोड़ी बहुत प्रभावित हो चुकी है। अब मेट्रो सिटी में देखिए, मम्मी पापा दोनों एम्प्लॉय, दोनों के पास टाइम नहीं होता है बच्चों का देखभाल करने के लिए। अब बच्चे का देखभाल करता कौन है? धाई, मेड। और बच्चे धाई की गोद में ही बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद धाई पहचान करवाती है कि वो तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तब बच्चा भी यही करता है कि बेटा और बहू दोनों नौकरी करते हैं तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जब माँ बाप पूछते हैं कि हमारी बहू हमारे पास रहकर हमको खाना बनाकर खिलाए, बेटा हमारे पास रहे, लेकिन ना बेटे के पास टाइम होता है ना बहू के पास। तब उन्हें लगता है कि बेटा हमारा देखभाल कर नहीं रहा है। तब बेटे का यही फिलॉसफी रहता है कि मेरी पढ़ाई में मेरे बचपन से आप लोग लाखों खर्च किए हो, मैं आपके लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके पास नहीं रह सकता। ये पाश्चात्य सभ्यता का ही प्रभाव है, जो माँ बाप के प्रति बच्चों का जो आकर्षण वो दिन ब दिन कम होते चला जाता है। अगर बचपन में माँ गोद में पकड़कर लोरी सुनाई होती, पापा उंगली पकड़कर चलना सिखाए होते, तो बड़े होकर बच्चा भी माँ बाप का महत्व समझ पाता, क्योंकि वो बचपन में वो किए नहीं। इसलिए अब बच्चे को लगता है माँ बाप मेरे ऊपर लाखों इन्वेस्ट किए थे और मुझे उन पर करोड़ों इन्वेस्ट करना है। सिर्फ पैसा ही मैटर रह जाता है। संबंध, आत्मीयता, अपनापन, ये सब कोई मायने नहीं रखते। और यही यूरोपियन सभ्यता है, जो सभ्यता पूरी मानविकता को, ममता को मिटाने के बाद आज अगर वो सभ्यता उसी ममता को, उसी मानविकता को ढूंढे तो वो मिलना कठिन है। जैसे आज यूरोपीय सभ्यता मानव जैसे मरु में जल खोज रही हो, लेकिन उसे जल मिलता नहीं। प्रत्येक वस्तु स्वाद के कांटे पर तोली जा रही है। यहां तक कि अब किसी यूरोपियन महात्मा का उपदेश सुनकर भी संदेह होता है कि इसके पर्दे में स्वार्थ ना हो। हर वस्तु स्वार्थ के कांटे में ही तोली जा रही है। वो लोग यही सोचते हैं, जो भी करते हैं पहले ये सोचते हैं इसमें प्रॉफिट क्या है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, अपना स्वार्थ है या नहीं। और ये सभ्यता इस स्वार्थ परायणता से इस कदर प्रभावित हो चुकी है, अगर कोई यूरोप की महात्मा कोई उपदेश भी देता है तो भी लोगों को लगता है कहीं उपदेश के पीछे कोई स्वार्थ ना छुपा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप अगर रोज क्राइम फाइल, सावधान इंडिया, ये सब रोज देखोगे तो आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा, आप अपने घर के लोगों को ही डाउट करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कोई आपको जहर लेके मार दे। ये साहित्य का प्रभाव है। रोज जिस तरह का साहित्य आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। और यही यूरोपियन साहित्य का प्रभाव है, जिसके कारण उन लोगों के लिए सिर्फ पैसा और स्वार्थ परायणता यही मूल मंत्र है। बाकी सब कुछ इनके लिए व्यर्थ है, बेकार है। साहित्य सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है। जब आदर्श ही भ्रष्ट हो गया हो तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते। साहित्य सामाजिक आदर्श का सृष्टा है, मतलब सृष्टि करता है। जब सृष्टा ही भ्रष्ट हो गया हो, जब सृष्टा ही नष्ट हो गया हो, तो उस समाज को पतन होने में, उस समाज को नष्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगता है। वो समाज जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि जो साहित्य समाज को सुधारता है, जो साहित्य ही बिगड़ जाए तो समाज कैसे सुधर सकता है। वो समाज को पतन होने में, नष्ट होने में, खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगता है। नई सभ्यता का जीवन 150 साल से अधिक नहीं, पर अभी से संसार उससे बहुत तंग आ गया है। पर इसके बदले में उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही है जिसे वहां स्थापित कर सके।
नई सभ्यता का उम्र 150 साल है, लेकिन यह संसार अब से ही उस नई सभ्यता से तंग आ चुका है। उसे नई सभ्यता पसंद नहीं है, जहां माँ बाप और बच्चों के बीच ममता ना हो, जहां दोस्त दोस्त के बीच संबंध ना हो, जहां अपनों के बीच अपनापन ना हो। वो सभ्यता जो खोखली सभ्यता, जिसमें ममता, ज्ञान, संस्कार, चरित्र, विचार, सम्मान, ये सब कुछ भी ना हो, भक्ति कुछ भी ना हो, वो सभ्यता आज के समाज को, आज के संसार को मंजूर नहीं। लेकिन मुसीबत ये है कि उस वस्तु की जगह, उस सभ्यता की जगह उसे कोई ऐसी वस्तु भी नहीं मिलती जिसे वो इस आधुनिक सभ्यता की जगह स्थापित कर सके, क्योंकि आज पूरा संसार प्रगतिशील के नाम पर इस पाश्चात्य सभ्यता से संपूर्ण रूप में प्रभावित हो चुका है, जिसको छोड़ना आसान नहीं है। उसकी दशा उस मनुष्य की सी है जो ये तो समझ रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वह ठीक रास्ता नहीं है, पर वह इतनी दूर जा चुका है कि अब लौटने की उसमें के सामर्थ्य नहीं है। तो ये नई सभ्यता को तो इंसान मान रहा है, अब उसकी दशा, उसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि वो जानता है जिस रास्ते से वो जा रहा है वो रास्ता सही रास्ता नहीं है, लेकिन इसकी मजबूरी यही है कि उसको उसी रास्ते पर ही जाना है। इट्स ए वन वे ट्रैफिक रोड। जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है उस रास्ते पर लौटने का कोई चारा नहीं है। अब मजबूरन उसको चाहे वो रास्ता पसंद हो या ना हो, उसी रास्ते पर ही उसको जाना है। वो आगे ही जाएगा, चाहे इधर कोई समुद्र ही क्यों ना लहरें मार रहा हो। उसमें नैराश्य का हिंसक बल है, आशा की उदार शक्ति नहीं। अब उस आधुनिक मानव की मजबूरी है, उसको आगे ही जाना पड़ेगा, चाहे समुद्र वहां लहरें मार रहा हो, उसको निराश भले ही मिले, लेकिन उसको आगे ही बढ़ना है, उसको आगे ही जाना है। कहते हैं ना, मेरे हाउस में एक समंदर है, पानी का एक कतरा मुझसे संभाला नहीं जाता। मेरे हाउस में एक समंदर है, लेकिन पानी का एक कतरा मुझसे संभाला नहीं जाता। लंबी जिंदगी बितानी है मुझे, लेकिन एक लम्हा मुझसे गुजारा नहीं जाता। अब गुजारे तो कैसे गुजारे? वो इंसान इतनी मजबूर है, उसको आगे ही बढ़ना है, चाहे समुद्र लहरें क्यों ना मार रहा। अब उसके अंदर दो चीज है, नैराश्य भावना, फ्रस्ट्रेशन, एंड हिंसक भावना, एग्रेसिव। उसके अंदर उदारता की भावना बिल्कुल नहीं है। अगर वो किसी के द्वारा प्रभावित होता है या उसके जीवन में कुछ नुकसान होता है, वह तो या तो वो निराश हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है, या फिर हिंसक बन जाता है और समाज को मिटाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उदार शक्ति बिल्कुल उसमें नहीं होती है। भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। यूरोप का कोई व्यक्ति लखपति होकर, जायदाद खरीदकर, कंपनियों में से इससे लेकर और ऊंची सोसाइटी में मिलकर अपने को कृतकार्य समझता है। तो भारतीय साहित्य का आदर्श है उसका त्याग, सैक्रिफाइस और उत्सर्ग है, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना। यह भारतीय साहित्य का आदर्श है। इन यूरोपीय साहित्य में जहां लोग अपने आप को सार्थक तब मानते हैं जब ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के शेयर होल्डर बन जाते हैं और बड़े बड़े सभाओं के, बड़े बड़े संघों के
मेंबर बन जाते हैं, सदस्य जब बन जाते हैं, तब ये अपने आप को सार्थक मानते हैं। नेम, फेम, ग्लेम, इंडस्ट्री, बिजनेस मैग्नेट, प्रॉपर्टी होल्डर, ये सब बनकर वो अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। लेकिन भारतीय साहित्य उसका उल्टा है। भारत ये नहीं कहता कि पैसा कमाओ, धन कमाओ, ऊंची सोसाइटी में मेंबर बन जाओ, ये सब भारतीय साहित्य नहीं कहता। भारतीय दर्शन, भारत अपने को उस समय कृतकार्य समझता है जब वह इस माया बंधन से मुक्त हो जाता है, जब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता। लेकिन भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, भारतीय दर्शन ये सिखाता है ये जो लोभ, मोह, माया, भोग, ये सबसे इंसान मुक्त होने से ही, मुक्त होने में ही उसके जीवन की सार्थकता है। यह भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि गाड़ी, बंगले, पैसे, स्टेटस, ऊंची इमारतें, ऊंचे खानदान, ये सबसे मुक्त जब हो जाएगा इंसान, इस भोग से, लोभ से जब इंसान मुक्त हो जाएगा, तब वो अपने आप को चरितार्थ मानता है। उसका हम रिनायसेंस कहते हैं, मुक्त होना कहते हैं। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति जो उसके साहित्यिक आदर्श। जिस राष्ट्र का साहित्य बेहतर है वो राष्ट्र भी बेहतर है, उस राष्ट्र का आदर्श भी बेहतर है, उस राष्ट्र का समाज भी बेहतर है। आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र है। व्यास और वाल्मीकि ने जो आदर्शों की सृष्टि की, वो आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हुए हैं। व्यास और वाल्मीकि ये दोनों पूरी दुनिया को जो आदर्श देकर गए हैं, वो आज भी विश्व में भारत की सिर ऊंचा किया हुआ है, ऊंचे किए हुए हैं। वो आदर्श क्या है? महाभारत में और रामायण में क्या फर्क है? महाभारत में यही है कि लोग दूसरों को छीनने के लिए मरते थे, रामायण में दूसरों को देने के लिए मरते थे, त्याग। रामायण और महाभारत सिर्फ दो ग्रंथ ही नहीं है, हमारे राजनीति, अर्थनीति, सामाजिकता, परिवार नीति, व्यक्तिगत नीति, मानविकता, सब कुछ उन दो ग्रंथों में मौजूद है जो पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान से हमारा भारत संपूर्ण रूप में परिपूर्ण है। और वो आदर्श आज भी भारत का सिर पूरे विश्व में ऊंचा किए हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के सांचे में ना ढलते तो ना राम ना रहते। सीता भी उसी सांचे में ना ढलकर सांचे में ढलकर ही सीता हुई। वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे, राम और सीता दो चरित्र, इन दोनों चरित्र का सृष्टा है वाल्मीकि। अब राम जंगल गए थे या नहीं गए थे, रावण सीता को चोरी करके लिया था या नहीं लिया था, वो तो कहानी की बात है। लेकिन जो दोनों चरित्र बनाए हैं वाल्मीकि, वो दो चरित्र के द्वारा भारतीय समाज को वाल्मीकि यही सीख देना चाहते हैं कि अगर पुरुष बनना है तो राम के जैसे बनो। इसलिए राम चरित्र को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। सीता चरित्र के द्वारा वाल्मीकि यही शिक्षा देते हैं, भारतीय नारी को सीता जैसे ही बनना है। अर्थात ये दो चरित्र भारतीय पुरुष और भारतीय नारी दोनों को प्रभावित करते हैं। हो सकता है वाल्मीकि रामायण जैसे काव्य का ना लिखा होता, ग्रंथ ना लिखा होता, तो राम और सीता के जैसे चरित्र आज समाज में ना होते। यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर धन्वंतरि के एक होने पर भी संसार में वैद्यों की आवश्यकता है और रहेगी। लेकिन कहते हैं यह बात सच है कि हम भले ही कितने रामायण पढ़ ले, कितने महाभारत पढ़ ले, लेकिन राम और सीता
जैसे चरित्र शायद हम सृष्टि नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये कहते हैं भले संसार में धन्वंतरी एक ही है, लेकिन फिर भी समाज को वैद्यों की आवश्यकता है। हो सकता है सारे वैद्य धन्वंतरी जैसे ना बन पाए, लेकिन धन्वंतरी जैसे बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। यह बात सच है कि हम सब राम और सीता का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन राम और सीता बनने के लिए खुद जरूर कोशिश कर सकते हैं। और ये हमारे साहित्य और साहित्यिक आदर्श का ही देन है, ये सोच के लिए। ऐसा महान दायित्व जिस वस्तु पर है, उसके निर्माताओं का पद कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। तो ऐसे महान वस्तु, मतलब ऐसे महान वस्तु जो पूरे संसार को सुधारता है, पूरे समाज को सुधारता है, वह है साहित्य। उसके जो निर्माता है अर्थात जो साहित्यकार है, उनका दायित्व, उनका महत्व कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि साहित्य समाज को सुधारता है, लेकिन साहित्य सृष्टि कौन करता है? साहित्यकार। इसलिए साहित्यकार का दायित्व बढ़ जाता है। कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे नहीं कि हाथ में कलम है, हम जो मर्जी वो लिख दिए। हाथ में कलम लेते ही हमारे सिर पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी आ जाती है, जिसको ठीक रूप से हमें आगे बढ़ाना होगा, उस जिम्मेदारी को अच्छे रूप से निभाना होगा। ऐसे नहीं कि हाथ में कलम लेकर जो मर्जी वो लिख देंगे। लिखने से पहले 1000 बार हमको सोचना पड़ता है। साधारण तो युवा अवस्था में हमारी निगाहें पहले विध्वंस करने की ओर उठ जाती है। हम सुधार करने की धुन में अंधाधुन सर चलाना शुरू करते हैं। युवा अवस्था में जो यंग राइटर्स होते हैं, हमेशा उनका नजर विद्रोह की ओर ही जाए। वो हमेशा एग्रेसिव ही रहते हैं। हाथ में कलम लेते ही वो सिर्फ विद्रोह और विध्वंस की भाषा ही ज्यादातर लिखते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे बुराइयों को मिटाना है, समाज को बदलना है ना? सिर्फ कत्ल करना, विद्रोह करना, संग्राम करना, मिटाना, सिर्फ यही वो लोग अपने साहित्य में दिखाने की कोशिश करते हैं। विद्रोह, संग्राम, युद्ध, इसी की सोच ज्यादातर उनके दिमाग में आ जाती है, जो यंग राइटर थे, युवा लेखक जो है, साहित्यकार। और हम सुधार करने की धुन में अंधाधुन सर चलाते हैं। मतलब समाज को सुधारने के चक्कर में हम जो मर्जी वो लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव डाले या बुरा प्रभाव। आप देखो, हर छोटी छोटी बात पर लोग सड़क पर उतर जाते हैं आंदोलन करने के लिए, तोड़ फोड़ करते हैं। ये सबसे पहले जिम्मेदार कौन है? यही साहित्यकार है। चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हो, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हो, जो भी हो, वो लोगों को एग्रेसिव बना देते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग युवा साहित्य नहीं दे सकते। युवा साहित्य सिर्फ उनको एग्रेसिव भी बना सकते हैं, जिसके कारण लोग सड़क के ऊपर उतरते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आग जलाते, आगजनी करते हैं, ये सब करते हैं। ये युवा साहित्य का काम है। विद्रोह करना, तोड़ फोड़ करना, दंगे फसाद करना, ये सब। खुदा ही फौजदार बन जाते हैं, हम खुद ही फौजदार बन जाते हैं। समाज को सुधार करने का पूरा दायित्व हम खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं। तुरंत आंखें काले धब्बे की ओर पहुंच जाती है, यथार्थवाद के प्रभाव में बहने लगते हैं। हमारी आंखें, हमारी नजर काले धब्बों की ओर ज्यादा पहुंच जाती है। मतलब हमको सिर्फ समाज की बुराई ही दिखाई देती है, जिसके कारण पूरा समाज में बुरा लगता है। हम पूरे समाज को मिटाने का कसम खा लेते हैं। हमारे अंदर सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा भर दिया जाता है। हमें सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आती है। यथार्थवाद के प्रभाव में हम बहने लगते हैं, और यथार्थवाद के प्रभाव में हम बह जाते हैं, और यथार्थवाद के नाम पर हम समाज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट डाल के अगर किसी को पूछोगे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बंदा यही कहेगा कि काला डॉट है, ब्लैक डॉट है। अब सोच में यही फर्क है, व्हाइट बोर्ड की इतना सारा अंश सफेद है, ये उसको दिखाई नहीं देता, एक ब्लैक डॉट जो उसको दिखाई देती है। आज हमारे नजरिया भी कुछ ऐसा ही है, हमारी दृष्टि भी कुछ ऐसे ही है। जो अच्छी बातें हैं समाज में उनका हम देख नहीं पाते हैं, जो बुरी बातें हैं उनके द्वारा हम अधिक प्रभावित हो जाते हैं। ये आधुनिक साहित्य का ही प्रभाव है, युवा लेखकों के द्वारा जो लिखा गया साहित्य, ये उसका ही प्रभाव है। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर। आज की चित्रकार बुराइयों के नग्न चित्र खींचने में ही कला की कृतकारिता समझते हैं। आज के राइटर समाज की जो बुराइयां हैं उसके बारे में लिखना ही सफल साहित्यकार होना मानते हैं। आज के चित्रकार समाज के जो नग्न चित्र, नेक्ड पिक्चर दिखाने को ही कला का सार्थक मानते हैं और इसी को ही आधुनिकता मानते हैं, मॉडर्नाइजेशन, डेवलप्ड थिंकिंग, डेवलप्ड आइडियोलॉजी मानते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं जिन बुराइयों को दिखाते हैं उसके बदले अच्छाइयों को, आदर्शों को भी वो दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो युवा साहित्यकार, इनको यही लगता है कि समाज की बुराइयों को दिखाना ही एक साहित्यकार की सफलता है, उसमें ही वे सफलता हासिल कर सकते हैं। पुराने ढक्सलों और बंधनों को तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते। पुराने जो ढकोसलों हैं, मतलब पुरातन परंपरा, रीति रिवाज जो हैं, एंड पुरातन जो बंधन है, अंधविश्वास है, कुरीतियां, कुरिवाज, इनको तोड़ना जरूरी है, इनको मिटाना जरूरी है। लेकिन यही साहित्य नहीं है, बल्कि साहित्य तो वही है जो साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे। पुरातन परंपराओं को, पुरातन अंधविश्वास को मिटाना जरूर है, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए जरूरी नहीं कि हम समाज की बुराइयों को दिखाते रहे, बल्कि साहित्य वही है जो अपनी मर्यादाओं के अंदर रहे। बुराइयों को दिखाकर बुराइयों को नहीं मिटाया जाता। जो आदर्श है समाज में, जो अच्छी बातें हैं, उनको हम उजागर करेंगे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। ये साहित्य की मर्यादा है, और साहित्य वही है जो इन मर्यादाओं का पालन करे, वरना नहीं। हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि मजेदार, चटपटी और ओजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। अक्सर मॉडर्न राइटर्स जो है, मॉडर्न साहित्यकार जो है, यही समझते हैं कि मजेदार बातें, चटपटी बातें, अच्छे जोक्स लिखना, लोगों को हंसाना, इसी को ये लोग साहित्य समझते हैं। साहित्य के महत्व को समझे बगैर ये लोग लिखना शुरू कर देते हैं। जो मन मर्जी आए, जो मन में आया वो लिख दी, और सोचते हैं कि अच्छी चटपटी बातें, मजेदार बातें लिखना ही साहित्य है, क्योंकि लोगों को उससे इंटरटेन होता है। लेकिन ये साहित्य नहीं है। साहित्य में भाषाओं का मर्यादा है, भाव है, आदर्श है, संस्कार है, संस्कृति है। ये सब दिखाना और ये सबको समावेश करते हुए एक आदर्श साहित्य की रचना करना एक साहित्यकार का काम है। भाषा भी साहित्य का अंग है, पर स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं करता। नो डाउट भाषा साहित्य के लिए जरूरी है, लेकिन जो स्थायी साहित्य जो है वो कभी विध्वंस नहीं करता, समाज में विद्रोह नहीं करवाता। स्थायी साहित्य वही है जो इन मर्यादाओं का पालन करे, वरना नहीं। हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि अच्छी चटपटी बातें, मजेदार बातें लिखना ही साहित्य है, बल्कि साहित्य वही है जो अपनी मर्यादाओं के अंदर रहे। बुराइयों को दिखाकर बुराइयों को नहीं मिटाया जाता। जो आदर्श है समाज में, वो कभी विध्वंस नहीं करता, समाज में विद्रोह नहीं करवाता।
समाज को बिगाड़ता नहीं बल्कि समाज को बनाता है। निर्माण करता है। और वही आदर्श साहित्य है जो समाज में विध्वंस नहीं करवाता, समाज में विद्रोह नहीं करवाता, संघर्ष नहीं करवाता, बल्कि समाज का निर्माण करने में भागीदार बनता है और लोगों को प्रेरित करता है। वो मानव चरित्र की कालिमाएं नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएं दिखाता है। जो आदर्श साहित्य है वो मानव जाति की बुराइयां नहीं दिखाता, बल्कि जो अच्छाइयां हैं समाज में, मानव जाति में, उसे दिखाता है। मकान गिराने वाला इंजीनियर नहीं कहलाता, इंजीनियर तो निर्माण ही करता है। बुलडोजर से मकान को गिराने वाला इंजीनियर नहीं कहलाता, इंजीनियर वही होता है जो मकान बनाता है। अर्थात समाज को बिगाड़ने वाला, समाज को मिटाने वाला, समाज में दंगा फसाद करने वाला साहित्यकार नहीं हो सकता। जो समाज में आदर्श की सृष्टि करता है, जो समाज को प्रेरित करता है, जो समाज के लोगों में सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है, वही साहित्यकार है। तो विद्रोह करवाता वो साहित्यकार नहीं कहा जा सकता उसे। हम में जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने को एक महान पद के लिए तैयार कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, हम में जो युवक अपने आप को एक आदर्श साहित्यकार बनाना चाहते हैं, उन्हें आत्मसंयम की आवश्यकता है। आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है। मन के ऊपर, भाव के ऊपर, सोच के ऊपर, शब्द के ऊपर, पद के ऊपर, भाषा के ऊपर, हर चीज के ऊपर सेल्फ कंट्रोल चाहिए, क्योंकि वे अपने आप को एक महान पद के लिए तैयार कर रहे हैं। साहित्यकार का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं, वो साहित्यकार ही है जो पूरे विश्व को, पूरे समाज को सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। इसलिए साहित्यकार का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो अपने आप को साहित्यकार बनाना चाहते हैं, पहले उनमें आत्मसंयम की आवश्यकता है, सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है। जो अदालतों में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर मुकदमा फैसले करने से कहीं ऊंचा है। एक साहित्यकार का दायित्व अदालत में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाने वाला जज से भी बढ़कर दायित्व है। एक साहित्यकार एक वकील से भी बड़ा है, एक जज से भी बड़ा है। क्यों? देखो, जज जो है सबूत के आधार पर फैसला सुना देता है, लेकिन साहित्यकार के पास कोई सबूत नहीं होते। साहित्यकार को सबूत खड़े करने पड़ते हैं और उन सबूतों के द्वारा वो समाज को विश्लेषण करते हुए उसकी परिभाषा बताता है। इसीलिए एक जज के पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक साहित्यकार का पद या एक साहित्यकार का महत्व। उसके लिए केवल डिग्रियां और ऊंची शिक्षा काफी नहीं। तो वे साहित्यकार के लिए सिर्फ बड़े बड़े डिग्रियां या हाई एजुकेशन, ऊंची शिक्षा सिर्फ काफी नहीं है। उसके लिए और क्या क्या चाहिए? चित्त की साधना, चित्त हृदय की साधना, द एक्सरसाइज ऑफ आवर हार्ट, हृदय की साधना, संयम, कंट्रोल, सौंदर्य तत्व का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ ब्यूटीनेस, नेचुरल ब्यूटीनेस और ब्यूटीनेस ऑफ हार्ट, इसकी कहीं ज्यादा जरूरत है। तो सौंदर्य तत्व का ज्ञान, आत्मसमीक्षा, आत्मज्ञान, संयमता, ये सब चाहिए एक आदर्श साहित्यकार बनने के लिए, वरना तो वो कभी भी एक आदर्श साहित्यकार नहीं बन सकता। साहित्यकार का आदर्शवादी होना चाहिए। अब देखिए, एक साहित्यकार का आदर्शवादी क्यों होना चाहिए? क्योंकि भावों का परिमार्जन भी उतना ही वांछनीय है। भावों का परिमार्जन, एक साहित्यकार तब एक अच्छा साहित्यकार बन सकता है जब वो अपने भावों का परिमार्जित कर सके,
मतलब अपने भावों को बेहतर से बेहतर बनाकर उनसे बुराइयों को निकाल सके। जब तक हमारे साहित्य सेवी इस आदर्श तक ना पहुंचते तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। तो जब तक हमारे साहित्यकार में आत्म संयमता, आत्मा की परिमार, भाव की परिमार्जिता मार्जना और प्रेम तत्व का ज्ञान, सौंदर्य तत्व का ज्ञान, आदर्श ज्ञान, ये सब का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक हम उस साहित्य से समाज की भलाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आशा नहीं कर सकते हैं। साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। जो अमर साहित्य, रामायण कहो, महाभारत कहो, वेद कहो, जो भी कहो, इसके निर्माता जो विलास प्रिय नहीं थे, लग्जरियस लाइफ वो नहीं बिताते थे। चाहे वाल्मीकि हो, चाहे वो व्यास हो, चाहे कोई भी हो। वाल्मीकि और व्यास दोनों तपस्वी थे। वाल्मीकि और व्यास जो रामायण महाभारत लिखे थे वो दोनों तपस्वी थे। सुर और तुलसी भी विलासिता के उपासक ना थे। सूरदास और तुलसीदास भी लग्जरियस विलासपूर्ण जीवन के उपासक बिल्कुल नहीं थे। कबीर भी तपस्वी ही थे। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, व्यास, ये सब कोई विलास जीवन नहीं बिता रहे थे। सबके सब तपस्वी थे, योगी थे, साधक थे। इसलिए उनका साहित्य आज अमर है। चाहे रामायण, महाभारत, सूरदास का पद, तुलसीदास का पद, कबीरदास का पद, ये सब आज भी अमर है और महान साहित्य कहे जाते हैं। हमारा साहित्य अगर आज उन्नति नहीं करता तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की। आज अगर हमारा साहित्य उन्नति नहीं करता है, एक आदर्श समाज सृष्टि करने की क्षमता नहीं रखता है, इसका कारण यही है कि हम साहित्य की सृष्टि के लिए कोई तैयारी नहीं की। हाथ में कलम ले और साहित्यकार बन गए, कॉपी कैट है। कई पुराने मैगजीन से उठा दिए, आर्टिकल लिख के दे दिए। दिमाग में बस कुछ सोच आ गई, बस जैसे मर्जी वैसे शब्द लगा दिए और कविता या नाटक या निबंध जो भी लिख दिए। लेकिन ना ही उसकी हमारी सोच, हमारी भाव परिवर्तन हुए हैं, ना ही हमारे अंदर आत्म संयमता है, ना ही हमारी सोच में व्यापकता है, कुछ भी नहीं। हाथ में बस कलम आया, जो मर्जी वो, जैसे मर्जी वैसे, जो पद मर्जी में आया वैसे पद, सब कुछ लिखते चले गए, जिसके कारण हमारे साहित्य से समाज का मंगल कभी नहीं हो सकता है। दो चार नुक्से याद करके हकीम बन बैठे। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और हमारी ईश्वर से यही यातना है कि हमें सच्चे साहित्य सेवी उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी। तो साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। हम साहित्यकार कैसे बनते हैं? दो नुक्से याद कर लिए और वैद्य बन बैठे हैं। मतलब इलाज करने के दो तीन तरीके सीख लिए और डॉक्टर बन गए। अगर वैसे डॉक्टर के पास मरीज का इलाज करने के लिए जाएगा तो राम ही भरोसे है, बेचारा राम भरोसा ही बैठा रहेगा बंदा। वैसा वैद्य जिसको दो तीन नुक्से याद, दो तीन तरीके याद, इलाज किया, वो अगर ट्रीटमेंट करेगा तो बंदे के पास खुदा ही भरोसा है, खुदा गवाह है ना, ये उसको मार भी सकता है। आज हमारे हालत भी यही है। दो तीन आर्टिकल पढ़ लिए, दो तीन कविता पढ़ लिए, दो तीन कहानी पढ़ लिए और अपने आप को साहित्यकार बना दिया और जैसे मर्जी वैसे लिखते चले गए। और हम खुद ही कुछ सोचते रहे कि ये सबसे बेहतरीन साहित्य है और यही सबसे बेस्ट है। इसी कारण आज हमारा साहित्य समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता है। लेकिन साहित्यकार कहते हैं जब तक साहित्यकार
साहित्य का उत्थान नहीं होगा तब तक राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। अपलिफ्ट, साहित्य का अपलिफ्ट ही राष्ट्र का अपलिफ्ट है। तो साहित्यकार ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हम में भी वैसे तपस्वी, योगी, आत्मसंयमी जैसे साहित्यकार उत्पन्न हो, जो रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र, पुराण जैसे महान अमर ग्रंथ, अमर साहित्य की रचना कर सके, जो साहित्य हमारे समाज को एक आदर्श समाज बनाने में सक्षम हो सके, वैसे साहित्यकार समाज में पैदा करने के लिए साहित्यकार उम्मीद करता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, lesson is already over. I hope that you will be clear about the complete summary and thought. In next video, we'll go for the story. Okay, Budi Kaku. So still, have a nice time. Keep smiling. Thank you.